बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉप स्टोरी में मोहम्मद उसामा गाजी का सलाम अर्ज़ है। आज की टॉप स्टोरी ये रही। हकीम सईद की तरह परवीन रहमान की रूह भी बेचैन होगी, मगर सियासी और रियासती अशराफिया को क्या फर्क पड़ता है। मुंतखब और जमहूरी हुकूमत के 2 दिन बाकी रह गए, मगर निगरान हुकूमत का मसला हल होने को नहीं आ रहा। इलेक्शन कमीशन कानून से ज्यादा अपने जज्बात की पैरवी कर रहा है। सियासतदानों के बाद अब मीडिया को भी पाबंद करने की कोशिश है। लगता है कि पीपल्स पार्टी के पास अब कोई इंतखाबी नारा नहीं बचा। भूख हड़ताली कैंप अपने ही खिलाफ लगा बैठी। सुबहान अल्लाह। हुकूमत के जाने में सिर्फ 2 दिन बाकी बचे हैं। मौसम के साथ साथ इलेक्शन का माहौल गर्म हो रहा है। सियासी महाजों पर खूब गहमा गहमी है। सियासी पंछी भी नए ठिकानों पर बैठ रहे हैं। आज साबिक विफाकी वजीर शेख वकास अकरम काफ लीग को छोड़कर मुस्लिम लीग नून के हम नशी हो गए। खबर यह भी है कि जल्द फैसल सालेह हयात और रियाज फतेहाना भी उनके नक्शे कदम पर चलते मुस्लिम लीग नून में शामिल हो जाएंगे। दूसरी, इलेक्शन कमीशन भी साफ, शफाफ और आजादाना इंतखाबात करवाने के लिए अपनी छुरियां कांटे तेज कर चुका है। सियासतदानों की तमाम तर मुखालिफतों के बावजूद तरमीम वाले कागजात नामजदगी छप रहे हैं। इन इक़दामात और मुखालिफतों में सुप्रीम कोर्ट भी इलेक्शन कमीशन के पीछे खड़ी इसके कागजात नामजदगी को दुरुस्त करार दे चुकी है, जबकि इलेक्शन कमीशन ने आर्टिकल 62-63 का तराजू भी सीधा कर लिया है। आज मुस्लिम लीग काफ के कल्चरल विंग में होने वाली दमादम मस्त कलंदर धमाल की फुटेज भी इलेक्शन कमीशन ने मंगवा ली है, ताकि सनद रहे और बवक्ते जरूरत काम आए। उधर निगरान वजीर आजम के लिए हुकूमत ने भी अपने 3 पत्ते शो कर दिए हैं। नून लीग के 3 नामों की जगह 3 नाम ही सामने आए हैं। वजीर आजम राजा परवेज अशरफ के चौधरी निसार को लिखे गए खत में बलूचिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस मीर हजार खान खोसो, साबिक गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर इशरत हुसैन के अलावा साबिक वजीर खजाना हफीज शेख का नाम है। और खबर यह भी है कि अब्दुल हफीज के नाम पर पीपल्स पार्टी और नून लीग इत्तेफाक राय के करीब पहुंच गई है। इनके नाम पर नून लीग के एतराज को पीपल्स पार्टी ने निगरान वज़ीर आला पंजाब से जोड़कर दूर कर दिया है। यूं निगरान वज़ीर आज़म का जो मामला मसला कश्मीर बन गया था, अब हल होता नजर आ रहा है। सवाल यह है कि क्या ये वही मुकमुकान तो नहीं जिसका इल्जाम इमरान खान दोनों जमातों पर लगाते आए हैं। बलूचिस्तान में गवर्नर राज और निगरान सेटअप का ऊंट किस करवट बैठेगा, इसका जवाब जानेंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान से, जो कि हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं। सेक्रेटरी इत्तेहाद भी हैं मुस्लिम लीग नून के। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, आप तशरीफ लाए। कि अब निगरान वज़ीर आज़म 2 दिन रह गए हैं, किसके नाम पर ज़्यादा इन्हिसार करें आपके इत्तेफाक हो सकता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अब वज़ीर आज़म साहब और अपोजिशन लीडर का एक नया इम्तहान है, बल्कि सियासतदानों का इम्तहान है कि वो किस नाम पे इत्तफाक राय करते हैं। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हमने जो नाम दिए थे वो बिल्कुल गैर जानिबदार थे और उनका किसी भी लिहाज से हमारी पार्टी से कभी भी कोई ताल्लुक़ नहीं रहा। इससे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जब नाम दिया था हमने, जो कि मंजूर हुआ, वो इसलिए मंजूर हुआ कि उन भी गैर जानिबदार शख्सियत थे, बल्कि एक ज़माने में गवर्नर वो पीपल पार्टी की तरफ से ज़रूर रहे थे सिंध में, तो पीपल्स पार्टी के साथ थोड़ा बहुत माजी में उनका ताल्लुक़ था, हमसे नहीं था। हमने हमेशा अपनी इंटेंशंस जो हैं वो पॉजिटिव रख के हमेशा ये, क्योंकि ये कौमी मसला है, ये से कोई सियासी जमात का मसला नहीं है, लेकिन इसमें जिस तरह से अभी पीपल्स पार्टी की तरफ से नाम आए, एक तो उनके वज़ीर हैं तो ज़ाहिर गैर जानिबदार तो न हुए वो। इसी तरह इशरत हुसैन साहब हैं, 99 में जब परवेज़ मुशर्रफ साहब ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो इन मौसूफ़ का नाम लिया था कि मेरी टीम आ रही है अमेरिका से, और ये आ गए थे। फिर ये इसमें कोई सबको पता है IMF और वर्ल्ड बैंक से इनके ताल्लुक़ात जिस तरह के हैं। तीसरे वो उनको कह सकते हैं किसी हद तक वो मीर हज़ार खान जो हैं। लेकिन अब ये देखते हैं, अब 1-2 दिन में जो मीटिंग होगी प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर की, उसमें ये यानी कि क्या करते हैं, और अगर कुछ कर लिया तो बहुत बेहतर है, ना किया तो फिर। अच्छा, एक दूसरा रास्ता भी है कि कमेटी तश्कील दी जाए, 3 दिन उसके पास होंगे, फिर वो भी ना हल हो सका तो इलेक्शन कमीशन के पास मामला जाएगा, वो उनके पास 2 दिन होंगे। तो जो मुकमुका कहा जाता है तरीके इंसाफ की तरफ से कि ये 2 बड़ी पार्टियां पीपल्स पार्टी और नून लीग मुकमुका कर रहे हैं, उससे बचने के लिए आप सोच रहे हैं उधर ही मामला भेज दें निगरान वज़ीर आज़म का? देखिए, ये मुकमुका वगैरह जो है ना, ये तो ऐसे फजूल से अल्फाज हैं जो हर बात में कहना। 20वीं तरमीम को मुकमुका कहना, वो ये भी उसे भी कहा था ना, उसी के नतीजे में तो ये सारा एक मैकेनिज़्म बना है जिसकी तारीफ़ करनी चाहिए थी इसको।
तो वो मुकमुका वगैरह कोई नहीं होता। और ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ था जिसको उन्होंने भी माना, वो मुकमुका को मान लिया, इसका मतलब है। तो ऐसी बात नहीं है। मतलब इस तरह की बात सियासतदानों को, बड़े सियासतदान अगर वो वाकई अपने आप को समझते हैं तो फिर बड़ी बात ही करनी चाहिए। तो बाकी जो है वो मुकमुका हो भी नहीं सकता। एक मैकेनिज्म कॉन्स्टिट्यूशनल बना हुआ है, उस मैकेनिज्म में अगर ये तय कर लेंगे ठीक है, नहीं करेंगे पार्लियामानी कमीशन है, नहीं करेंगे तो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिस पे तमाम का इत्तेफाक है वो कर लेंगे। तो प्रॉब्लम तो इसमें मुकमुका कहाँ पे। अच्छा, ऐसा कोई चांस है कि वो कहें कि आप जो पंजाब में वज़ीर आला निगरान चाहते हैं वो लगा देते हैं, वज़ीर आज़म हमारा लगने देखें, हमारी पार्टी जो है, हमने ये काम नहीं किया। पीपल्स पार्टी ने ये काम करके दिखाया है और अपनी इंटेंशन जाहिर किए हैं कि वो आइंदा इंतखाबात को शफाफ नहीं बनाना चाहते, जिसकी मिसाल सिंध में उन्होंने दे दी है। 9 दिन पहले अपोजिशन लीडर उस पार्टी का बना के कि जिसका गवर्नर ऑलरेडी मौजूद है। इससे एक मुतरश्शे होती है उनकी, यानी कि जो नीयत है कि वो करना क्या चाहते हैं, जबकि हमने ये काम नहीं किया। ना पंजाब में हमारे तरफ से जो भी नाम आएगा, इंशाअल्लाह लोग ये समझेंगे कि हमने ये इसको कौमी मामला समझ के सामने रखा है। हमने अपनी इंटेंशन हमारी उसी तरीके से पॉजिटिव होंगी जैसे माजी में बेशुमार मामलात पे हमारी पॉजिटिव रही। अच्छा, और भी बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। मंशूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी आ गया। आपने कहा 15,000 तनख्वाह कर देंगे हम कम से कम, वो 18,000 का कह रहे हैं। देखें, बात ये, हमने कहा था कि 15,000 करेंगे बतदरीज, ठीक है, और हम अभी उसी पे कायम हैं, इसलिए कि हम हैं करने वाले। हमने खोखले नारे और झूठे वादे तो करने ना माजी में किए, जो कहा वो करके दिखाया, बल्कि जो नहीं कहा वो भी करके दिखाया। इन्होंने 5 साल जो कुछ किया है उसके बाद जाहिर है या 18,000 का है या 1,80,000 का है, इन्हें कोई मानेगा इसलिए नहीं कि अगर करना होता तो भाई आप तो हुकूमत में थे ना। हम तो हुकूमत में आने के बाद की बात कर रहे हैं, और अब कोई तीसरी पार्टी आएगी तो वो कहेगी जी 20,000 है या 22,000 है। तो ये बड़ी सोच समझ के करने वाली चीज़ें होती हैं। आपने अपने ख़जाने को देखना होता है, मुल्क की माशी सूरत हाल, इक़्तिसादी सूरत हाल, और फिर कम अज़ कम ये कि आप अपनी बात पे पैरा दे पाएँ, जो कह रहे हैं वो कर पाएँ। इन्होंने जो कुछ कहा था, जो बेचारे बेनज़ीर के कातिल नहीं पकड़ सके, वो मज़दूर की क्या खिदमत करेंगे। मजदूर का नाम लेके करप्शन ही की है ना, तो 18,000 कहें, जो मर्जी कहें। मुझे ब्रेक लेनी है, आखिरी सवाल आपसे। धरना भी जारी रहा है, कह रहे हैं कि असगर खान केस को इम्प्लीमेंट किया जाए। सिंध असम्बली के बाहर आज भी धरना था, पंजाब असम्बली में भी यही सूरत हाल रही, तो क्यों नहीं? किस मजाक है? आपके खिलाफ ये डिमांड कर रहे हैं, कह रहे हैं हमारे खिलाफ पैसे वापस करें। कितनी मजाक का खेज बात है। फैसला यह है कि FIA इन्वेस्टिगेशन करे। FIA किसके अंडर में? रहमान मलिक के। क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया कि उसे मालूम है कि हमने जो इसे मुस्तरद किया था, हमारे पे कोई इल्ज़ाम नहीं है। अच्छा, इसी में जिस गवाह की बुनियाद पे जो 35 लाख हमें कह रहे हैं, जो एक मजाक की बात है, वो ये कह रहा है 2 करोड़ MQM को भी दिए हैं, 5 करोड़ पीपल पार्टी को भी दिए हैं, 13 करोड़ फिर पीपल पार्टी को पीर साबिर शाह की हुकूमत गिराने को भी किए हैं। तो उसे मालूम है वज़ीर दाखिला को कि ये तो 35 लाख तो कुछ भी नहीं ना, 13 करोड़ की और 5-5 करोड़ की बात होगी, तो ये तो सारे पकड़े जाएंगे। इन्होंने तो लिए हैं। हमारे ऊपर जिस आदमी ने इल्ज़ाम लगाया वो जरदारी साहब का आदमी है। जरदारी साहब के साथ जेल में रहा है वो एक तवील अरसे तक, और वो उसका क्रेडिट कोई नहीं है। वो सबसे बड़ा जराइम पेशा है इस मुल्क का। एक जराइम पेशा से आप नवाज शरीफ पे इल्ज़ाम लगाए, उसके बाद भूख हड़तालें करें। भूख हड़ताल किस लिए कर रहे हैं? आप करते हैं ना। हमने तो मियां साहब ने कहा था कि मुझे FIA की भी इन्वेस्टिगेशन मंजूर है, तो क्यों नहीं किया आपने? जी, इसलिए कि आपको मालूम है कि कुछ नहीं है, झूठ है ये सारा कुछ, और सच क्या है उसमें पीपल पार्टी के लोग पकड़े जाते हैं, इसलिए नहीं किया था। धरना तो वो दे रहे हैं, अगर उनको ये खौफ देने दें। धरने देने से देखे ना, यही तो 5 साल हुकूमत में रहने के बाद बजाय इसके कि अपनी आंखें शर्म से झुका के आते हैं, वो है ना दिल की दरगाह में पंदार मिटा कर आओ, वो नहीं है। धरने दे रहे हैं, रेटरिक्स, ताकि आइंदा इंतखाबात में कोई फायदा नहीं होगा, लोगों का हाथ गिरबान की तरफ तो इलेक्शंस में पता लग जाएगा। बहरहाल सेंटर साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। मुशाहिदुल खान साहब हमारे साथ स्टूडियो में थे, और जो नाम पीपल्स पार्टी की तरफ से आए हैं, वज़ीर आज़म की तरफ से आए हैं, उनमें 3 में से 2 नामों का पर इनका कहना है कि वो गैर जानिबदार नहीं है। बहरहाल देखते हैं किस नाम पर आगे चलकर इत्तेफाक होता है निगरान वज़ीर आज़म के लिए। यह मामला इलेक्शन कमीशन के पास ही जाता है। ब्रेक के बाद जो स्टोरी आपके सामने लेकर आ रहे हैं वो ये रही।
हकीम सईद की तरह परवीन रहमान की रूह भी बेचैन होगी, मगर सियासी और रियासती अशराफिया को क्या फर्क पड़ता है? कल हमने सानिया बादामी बाग के हवाले से बात की थी, जिसमें लाहौर पुलिस के अफसरों के बारे में जिक्र था। इस हवाले से डीआईजी ऑपरेशन लाहौर राय ताहिर अपना मौक़िफ़ बयान करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। उनसे इस हवाले से बात करते हैं। जी राय ताहिर साहब, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसामा साहब, मैं सिर्फ इतना ही अर्ज करूंगा कि जहां तक बादामी बाग वाकया का ताल्लुक है, ये इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त सब जुडिस है। इस वजह से मैं इसके बारे में कोई कमेंट नहीं करूंगा ताकि किसी का केस प्रेजुडिस ना हो। मैं सिर्फ अर्ज करूंगा, हम चंद अफसरों के बारे में जिनके बारे में जो इल्जामात लगाए गए, मैं उनकी पुरजोर जो है वो तरदीद करता हूँ। मैं सिर्फ अपने बारे में इतना कहूंगा कि मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं अपनी रेपुटेशन की हिफाजत करूं, और ये कराची में जो 1996 में कानून की अमलदारी के लिए एक ऑफिशियल और लॉफुल ड्यूटी करते हुए हमारे ऊपर केस बनाया गया, जिसमें अल्लाह के फजल से हम तमाम अफसर एक मुअज़्ज़ज़ अदालत से बाइज्जत बरी हुए हैं। दूसरा, मैं अर्ज करूंगा सलीमी साहब के बारे में कि वो एक ईमानदार पुलिस अफसर हैं जो कि पुलिसिंग का वसी तजर्बा रखते हैं। तीसरा, मैं डीआईजी चौधरी शफीक साहब के बारे में अर्ज करूं कि वो एक ईमानदार, मजबूत और खुददार पुलिस अफसर हैं। हमेशा वो कोशिश करते हैं कि मेरिट पर तमाम केसों की तफ्तीश कराएं। उनकी पोस्टिंग हमेशा मेरिट पर हुई है, और मैं ये अर्ज करूं कि वो वाहिद अफसर हैं चंद अफसरों में जिन्होंने मुशर्रफ के रेफरेंडम में पोस्टिंग छोड़ दी थी कि उन्होंने कहा था कि मैं तो ईमानदारी से नौकरी करूंगा। एसएसपी सुहेल अख्तर सुखेरा साहब के बारे में मैं अर्ज करूं कि वो एक ईमानदार और प्रोफेशनल पुलिस अफसर हैं, और उन पर करप्शन का कभी भी कोई इल्जाम नहीं लगा, और वो ओएसडी भी नहीं रहे। पंजाब से ट्रांसफर हुई थी तो मोटरवे चले गए थे, और वहां से तो लाहौर आ गए, और वो एक अवामी अफसर हैं और अवाम में उनके बड़े गहरे राब्ते हैं, और हमेशा हम लॉ एंड ऑर्डर के लिए उनकी खिदमत लेते हैं। एसएसपी बाबर बख्श कुरैशी साहब के बारे में मैं बताऊं कि वो एक ईमानदार और मेहनती अफसर हैं, और तमाम केसों की तफ्तीश मेरिट पर करते हैं। मैंने यही अर्ज करना था कि हमारे ऊपर जो भी इल्जाम लगाए गए वो गलत और बेसलेस थे, और हम उनकी तरदीद करते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब। बहुत शुक्रिया राय ताहिर, डीआईजी लाहौर हमसे बात कर रहे थे। एक और स्टोरी हमारी बहुत अफसोसनाक। कल कराची की मारूफ समाजी शख्सियत और औरंगी पायलट प्रोजेक्ट की डायरेक्टर परवीन रहमान को कत्ल कर दिया गया। दरवेश सिर्फ परवीन रहमान की भला किससे दुश्मनी हो सकती है? इंसान दोस्त हस्तियां तो सिले की तमन्ना रखती हैं और ना ही किसी सताइश की। परवीन रहमान माहिर आर्किटेक्ट थी, दाऊद इंजीनियरिंग कॉलेज में दर्स और तदरीस के फराइज भी अंजाम देती रहीं। सैलाब और आजाद कश्मीर के जल्जले से मुतासर इलाकों में लोगों की बहाली के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिया। कराची की तरक्की उनका ख्वाब था। वो कराची के शहरियों को साफ पानी की फराहमी की आरजू रखती थी, और इन्हें कराची की सड़कों पर ही मार दिया गया। इससे कबल भी उन्हें संगीन नताइज की धमकियां मिलती रहीं। उन्होंने एक इंटरव्यू देते हुए कहा था कि कुछ मुसल्ला अफराद औरंगी टाउन में उनके दफ्तर में घुस आए थे और उन्हें औरंगी टाउन छोड़ने का कहा, लेकिन अहले इलाका की बर्बक मुदाखलत की वजह से हमलावरों को भागना पड़ा। लेकिन वो जो हवस के असीर हैं वो कहां जान छोड़ते हैं। परवीन रहमान की जान लेकर ही दम लिया। परवीन रहमान का कसूर यह भी बताया जाता है कि वो कराची की सरकारी जमीनों पर होने वाले कब्जों पर नजर रखा करती थी, और इस हवाले से उनकी एक तहकीकाती रिपोर्ट भी शाया हो चुकी है। परवीन रहमान का जुर्म नाकाबिले बर्दाश्त था। हिर्स की दुनिया में बेलौस जज्बों की कोई गुंजाइश नहीं हुआ करती। यह सुलूक कराची में कई इंसान दोस्तों से हो चुका है। परवीन रहमान पहला शिकार नहीं। हकीम सईद की खून में लथपथ लाश कौन भुला सकता है? यूं लगता है कि आलमे अरवाह में हकीम सईद के बाद परवीन रहमान की रूह भी मुस्तरिब होगी, बेचैन भी और रंजीदा भी। हकीम सईद और परवीन रहमान की रूहें हमसे सवाल कर रही होंगी कि लोगों, हमने तुम्हारे साथ क्या बुरा किया था? इस सवाल का जवाब शायद किसी के पास ना हो, लेकिन यहाँ फर्क किसे पड़ता है? कहते हैं कि आज कारी बिलाल नामी एक दहशतगर्द मारा गया। यह भी कहा जा रहा है कि वो परवीन रहमान का कातिल था। अब खुदा जाने कि परवीन शिकार से लैंड माफिया तंग था, या फिर कारी बिलाल की सूरत इंतहा पसंदों को समाज की खिदमत करती एक औरत अच्छी नहीं लगती थी। परवीन रहमान के कत्ल पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे रिपोर्टर भी होंगे। स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया इरफान साहब ने। ये परवीन रहमान साहिबा के साथ काम भी करते रहे, इस वक्त सेक्रेटरी फूड हैं। इरफान साहब, कैसा आपने पाया एज ए कुलीग उन्हें? क्योंकि बहैसियत समाजी कारकुन तो हर कोई कहता है कि वो लोगों के लिए फलाह व बहबूद का काम करना चाहती थी। बस उसामा साहब, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कल मुझे जब ये कराची से फ़ोन आया और परवीन के कत्ल की खबर सुनी,
तो ये मेरे लिए एक नहायत अच्छे कोलीग, आला इंसान और एक अच्छे दोस्त की मौत का पैगाम था। मैंने परवीन से पहली दफ़ा जो मेरी मुलाकात हुई थी 1992 में हुई थी, जब मैं डायरेक्टर कच्ची आबादीज़ था कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में जी। और परवीन रहमान डॉक्टर अख्तर हमीद खान के साथ औरंगी पायलट प्रोजेक्ट में काम कर रही थी। कच्ची आबादी डायरेक्टोरेट औरंगी, आपको मालूम है, एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी कहलाती है। सही। वहाँ हम लोग सीवरेज का निज़ाम डाल रहे थे। एक प्रोजेक्ट था कराची स्पेशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। परवीन मेरे पास आई और कहने लगी कि ये काम सही नहीं हो रहा, और जिसको भी हम मना करते हैं कि सीवरेज सही तरह से डालो, वो हमारा दुश्मन हो जाता है। ये हमारी साथ की, हमारी रफाकत की इब्तदा थी। सही। हमने मिलकर काम किया उस प्रोजेक्ट में, और मुझे फ़ख्र है और खुशी है कि डॉक्टर अख्तर हमीद खान और परवीन रहमान और हमने मिलकर औरंगी टाउन में वो सीवरेज का प्रोजेक्ट डाला। उस वक्त से ही थ्रेट्स थे, लेकिन कभी वो उस पर परेशान नजर आई कि छोड़ देते हैं, तंग हूं मैं, मुझे लोग डराते हैं जान। अब ये 21 साल हो गए। इस अरसे में मैंने कई दफ़ा परवीन रहमान और हमने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में इकट्ठे काम भी किया, सोच विचार भी की। डॉक्टर अख्तर हमीद खान की मौत के बाद जो 1999 में हुई थी, परवीन रहमान ने एक तरह से औरंगी पायलट प्रोजेक्ट का जिम्मा उठाया। सही। और इस पैगाम को कम्युनिटी डेवलपमेंट और कम्युनिटी के जरिए डेवलपमेंट और कम्युनिटी एम्पावरमेंट और बहुत सारी और चीजें सिर्फ औरंगी तक महदूद ना रहने दी, कराची तक भी बेलॉस ये काम करती, पूरे पाकिस्तान में वो गई। और जिसने ये जुर्म किया उसके बारे में हम बात करते हैं। क्या उसे पकड़ा गया? कारी बिलाल जिसका नाम लिया जा रहा है, कौन है? बाबर सलीम हमारे साथ हैं, हमारे रिपोर्टर, और इन मामलात पर गहरी नजर रखते हैं। बाबर सलीम, ये जो कारी बिलाल का नाम दिया जा रहा है और कहा जा रहा है मारा गया और यही मुलव्वस था, क्या कह रही है पुलिस इस बारे में? देखिए, पुलिस अब तक खुद भी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है कि वाक़तन ये शख्स मुलव्वस था या नहीं था। ये एक वाक़या पेश आया कराची में औरंगी टाउन के नज़दीक मंगोपीर रोड पर, जहां पर पुलिस का इनकाउंटर हुआ कार सवारों से, जिसमें एक इंतहाई अहम दहशतगर्द जो है वो फ़रार हो गया, जबकि एक मारा गया। जो मारा गया उसकी शिनाख्त बाद में कारी बिलाल के नाम से हुई, और उसके बाद जो है पुलिस ने आकर ये डिक्लेयर किया, पुलिस अफसरान ने, कि ये मुलजिम जो है वो मुमकिना तौर पर इस कत्ल की वारदात में मुलव्वस था, जिसने यकीनी तौर पर आपको, मुझे और तमाम ही शहर के लोगों को कर रखा है। कराची में कत्ल का यह पहला वाकया नहीं था। परवीन रहमान के कत्ल के से पहले कई ऐसे वाकयात पेश आ चुके हैं जिसमें वो तमाम लोग जो कि कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं, समाजी हैसियत में आगे बढ़कर लोगों की मदद करना चाहते हैं, उनको टारगेट किया गया हो। दूसरी जानिब हमें यह साइकी भी समझनी पड़ेगी कि अगर ये किसी कलदम तंजीम का काम वाकयातन है, तो फिर यकीनी तौर पर एक औरत का बिल्कुल फ्रंट पे आकर काम करना जो है वो शायद पसंद नहीं आ रहा था, और इस वजह से उनको टारगेट किया गया होगा। लेकिन इस तमाम सूरत हाल में पुलिस की तफ्तीश जो है वो रिवायती तौर तरीकों से आगे बढ़ रही है। हमें आज ऐसा महसूस हुआ कि कारी बिलाल के नाम पर यह कह देना कि परवीन रहमान के कत्ल में यह मुलव्वस था, ये शायद अपनी जिम्मेदारियों से इनहराफ है, और उस तफ्तीश को जिसको कि इंतहाई चाबुक दस्ती के साथ और इंतहाई टेक्निकल होकर जो है, इंतहाई साउंड होकर जो है आगे बढ़ाना था, उससे जो है वो पीछे हटने की कोशिश की गई है। बाबर सलीम साथ रहे। इरफान साहब, बेलॉस आप बता रहे हैं, आपने खुद देखा कि वो अनथक मेहनत करती थी और लोगों की फलाह के लिए, उनकी बहबूद के लिए, जो उनके मसाइल हैं इस तरह के बुनियादी, वो हल करने के लिए। तो ये जो थ्रेट्स हैं जिनका हम जिक्र भी किया है प्रोग्राम में, उन्होंने भी कहा था कि लोग आ जाते थे कि ये काम मत करो, तो कभी आपने उनके चेहरे पर खौफ देखा? कभी उन्होंने उकताहट जाहिर की कि छोड़ दें इस काम को, मैं क्यों अपनी जिंदगी गवाऊं लोगों की बेहतरी के लिए? ऐसा नहीं है। मैंने जैसे आपको कहा 21 साल से मैं उसको जानता था। जब भी मिले, लाहौर भी आती थी, वो उतनी ही पुरअज़म, उतनी ही फ्रेश, उतनी ही डिटरमिन्ड थी जितना पहले दिन मैंने उसको देखा था। मुझे याद है कि एक दफ़ा डॉक्टर अख्तर हमीद खान के साथ वो हमारे पास आई और हमें बताने लगी, कराची में एक इलाका है महमूदाबाद, वहाँ एक नाले की तोसी हो रही थी, तो बताने लगी कि किस तरह से इस नाले की तोसी के चक्कर में लैंड माफिया जो है प्लॉट्स अलॉट करवा रहा है। सही। आई रिमेंबर शी वॉज सो कमिटेड टू दैट। कोई उसका अपना लालच नहीं था। सही। वो ये चाहती थी कि कराची की ज़मीन, सरकारी ज़मीन, लोगों की ज़मीन इस तरह से किसी के काबू में ना आए। सही। ये उस वक़्त की बात है। उसके बाद भी मुसलसल उसने इसी तरह काविश की है। सही। मुख्तलिफ फील्ड्स में, पानी की
साफ पानी की लोगों को फराहमी की फील्ड में, अच्छी हाउसिंग की, लो कॉस्ट हाउसिंग की फील्ड में। और शी वॉज नॉट जस्ट कराची फिगर, सही है, ये मैं आपको पूरे बताता पाकिस्तान चलूं, में जिस तरह सैलाब ज़दगान के लिए उन्होंने काम किया, उसकी एक बैनुल अक़वामी हैसियत भी थी। सही सही। औरंगी पायलट प्रोजेक्ट पाकिस्तान में अपनी नौइयत का पहला प्रोजेक्ट और उसके लिए काम करेंगी। और इसकी फेम और पाकिस्तान की फेम इस प्रोजेक्ट की वजह से जी, और परवीन रहमान की शनाख्त पूरी दुनिया में थी। सही, बहुत शुक्रिया इरफान साहब आपका। बाबर सलीम हमारे नुमाइंदे हमारे साथ थे। बहुत अफसोसनाक है, दुआ की जा सकती है अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद फरमाए परवीन रहमान साहिबा के, और जो मुजरिम है उन्हें भी पुलिस पकड़कर कैफरे किरदार तक पहुंचाए ताकि आइंदा इस तरह से कोई हमारे मोहसिन को हमसे छीन ना सके। ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होंगे इस स्टोरी के साथ। इलेक्शन कमीशन कानून से ज्यादा अपने जज्बात की पैरवी कर रहा है। सियासतदानों के बाद अब मीडिया को भी पाबंद करने की कोशिश है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है कि इलेक्शन कमीशन साफ शफाफ इंतखाबात के लिए इक़दाम करने में आजाद है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन की पुश्त पर है। इलेक्शन कमीशन ने ऐसी आजादियां देखी नहीं थी और हमारे सियासतदानों ने कभी आजाद इलेक्शन कमीशन नहीं देखा था। लिहाजा न इलेक्शन कमीशन से अपनी आजादियां बर्दाश्त हो रही हैं और ना ही सियासतदानों को इसकी आजादी हजम हो रही है। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि इलेक्शन कमीशन बदउनवान अफराद को मुंतखब होने से रोके। आजाद और मुतहर्रिक इलेक्शन कमीशन के हिमायती झूम झूम कर भारतीय इलेक्शन कमीशन की आजादियों और खुदमुख्तारियों के हवाले दे रहे हैं और लहरा लहरा कर मिसालें दे रहे हैं। हा हा हू का माहौल बन चुका है। किसी की दस्तार सलामत नहीं तो किसी का गिरेबान चाक है। इस हमा हम्मी में एक भारतीय तारीख का वाकया दबकर रह गया है कि फूलन देवी नामी एक डाकू औरत भी भारतीय लोकसभा की रुकन रह चुकी है। गोया ये हक रियासत पाकिस्तान के वारिसों का है कि जिसको चाहे मुंतखब करें और जिसको चाहे मुंतखब ना करें, और अवाम ये हुक्म अपने मुंतखब नुमाइंदों के जरिए लगाते हैं जिसको पार्लियामेंट कहा जाता है। और यहाँ पर नई नई आजादियों के शौक हैं। इसमें बुनियादी नजरिए को ही फरामोश कर दिया गया है। पहले हुक्म था कि टैक्स नादहिंदगान को इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं होगी, दुरुस्त। फिर इरादा हुआ कि जिनके बच्चों और अजीजों ने कर्ज ले रखा हो ऐसा बुजुर्ग भी नाअहल, ये भी दुरुस्त। ये फैसला भी दुरुस्त के कागजात नामजदगी की सदर ममलुकत से मंजूरी जरूरी नहीं। लेकिन अब मामला के इलेक्शन कमीशन की आजादियों के सिलसिले थम नहीं रहे बल्कि दूसरे इदारों की आजादियों पर हाथ मार रहे हैं। अब इलेक्शन कमीशन इरादा यह फरमा रहा है कि इलेक्शन की कवरेज के लिए मीडिया को एक जाब्ते का पाबंद बनाया जाए, यानी तमाम जमातों को यकसा वक्त दिया जाए, पोलिंग बूथ्स की कवरेज की जाए या ना की जाए। शायद इलेक्शन कमीशन को अंदाजा नहीं कि इसकी यह ख्वाहिश अदले सहाफती जिम्मेदारियों की अदायगी में रुकावट बन सकती है। सवाल यह है कि इलेक्शन कमीशन को मीडिया को कंट्रोल करने का क्या इख्तियार है? क्या इससे इस बात का भी अंदाजा है कि मीडिया कवरेज के उसूल क्या हैं, खबर क्या होती है? क्या इलेक्शन कमीशन को इसका इदराक है? एडिटोरियल जजमेंट क्या होती है? न्यूज एजेंडा किस तरह सेट किया जाता है? इनको जाने बगैर क्या मीडिया के लिए ज़ाब्ता तश्कील देना क्या सहाफ़ती आज़ादी के खिलाफ नहीं? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है दुनिया न्यूज के ग्रुप एडिटर जनाब नजीर नाजी साहब। नजीर नाजी साहब, मीडिया को कंट्रोल करने का इख्तियार है इलेक्शन कमीशन के पास? मौजूदा इलेक्शन कमीशन जिस तरह से अपने इख्तियारात में इजाफा करता जा रहा है उससे तो मुझे लगता है कि वो इलेक्शन कराने नहीं आए, कुछ कंट्रोल करने आए हैं। वो इलेक्शन को भी कंट्रोल कर रहे हैं, सियासी जमातों को भी कंट्रोल करते हुए नज़र आते हैं और उन्होंने जो फार्म बनाए हैं उनके उम्मीदवारों के लिए उनकी छानबीन का फरीज़ा भी वो खुद ही अदा कर रहे हैं। हत्ता कि वो ये भी पूछ रहे हैं कि आपने अपने हल्के में क्या किया जी। तो वो इलेक्शन किस लड़ने के लिए किसके पास जा रहे हैं, क्योंकि ये सारे फैसले तो इलेक्शन कमीशन खुद कर देगा जी। और अब वो इलेक्शन कमीशन ने अगर कह दिया कि आपने काम फलां जगह अच्छा किया और मान गए, अगर हल्के के लोगों ने ना माना फिर क्या होगा? तो ये एक अजीबोगरीब कैफियत है कि वो अवाम का फैसला इलेक्शन कमीशन खुद कर रहा है सही, और वो उम्मीदवारों का जो एहतसाब करने का फरीज़ा वोटरों के ज़िम्मे होता है वो भी इलेक्शन कमीशन खुद कर रहा है और ये भी इलेक्शन खुद फैसला कर रहा है कि इसने अपने हल्के में काम किया है या नहीं किया, लोगों को मुतमईन किया है या नहीं किया। ये सारी चीज़ें जो आ रही हैं इससे तो इलेक्शन कमीशन कुछ अपने फ़राइज़ से आगे बढ़ता हुआ नज़र आता है। और आज जो आपने खबर सुनाई है कि वो मीडिया पर भी पाबंदियां लगा, लेकिन मीडिया से ये तवक्को रखना कि वो तमाम सियासी जमातों को यकसा कवरेज दे, ये मुमकिन है?
अब यहाँ तक भी है कि मेरा ख्याल है 200 से ज़्यादा जमातें हैं जी जो रजिस्टर्ड हैं। अब 200 से ज़्यादा जमातों को हम किस तरह से वो हुक्म मानेंगे उनका कि तमाम सियासी जमातों को हम बराबर का वक्त दें जी। अगर हम बराबर का ट्रीटमेंट देते हैं, ये बराबर का वक्त देते हैं, तो हमारे लिए तो मुश्किल होगी। और हमारे लिए एक मुश्किल ये भी होगी कि हमारा जो प्रोफेशनल जो हमारी एबिलिटी है, जो प्रोफेशनल हमारी एक चॉइस है, वो तो हमसे छिन गई। हम किसी को ज़्यादा प्ले करते हैं, किसी को डाउन प्ले करते हैं, किसी को अखबार में अखबार में हम किसी की हेडलाइन लगाते हैं, किसी की 2 कॉलमी सराही लगाते हैं, किसी की फ्रंट पेज लगाते हैं, किसी की बैक पेज लगाते हैं। अब हम सबको एक सा ट्रीटमेंट देंगे तो हमें हिदायत क्या मिलेंगी? क्या फरमाएंगे वो कि आप फ्रंट पेज पे सबको एक 2 कॉलमी खबर लगाइए? तो हमारे पास तो इतनी स्पेस नहीं होती। यही टीवी चैनल्स का मसला है कि उनके पास भी एक लिमिटेड स्पेस है, उसके अंदर उन्होंने किसी पार्टी के अपनी एक जजमेंट होती है, मीडिया की नहीं जर्नलिस्टों की, एनालिस्टों की, वो देखते हैं कि कौन सी पार्टी ज़्यादा मकबूल है, कौन सी पार्टी कम मकबूल है, कौन ज़्यादा वोट लेगा, कौन कम वोट लेगा, किसे अवाम में मकबूलियत हासिल है, किसे नहीं है। उसी निस्बत से उसी बिना पर हम लोग फैसले करते हैं। वो फैसले का हक भी हमसे छीना जा रहा है। वो फरमाते हैं सबको एक जैसा ट्रीटमेंट दें। हम कैसे एक जैसा ट्रीटमेंट दें? एक पार्टी ऐसी है जो 1 सीट नहीं ला सकती, दूसरी ऐसी है जो 100 सीटें ला सकती है। हम तो उन्हें बराबर नहीं समझते। इलेक्शन कमीशन उन्हें बराबर समझता है तो समझता रहे, यस, उसका फ़र्ज़ है कि वो सबसे एक जैसा ट्रीटमेंट करे। सही। लेकिन मीडिया कहाँ से आ गया बीच में जी। और मीडिया पर उसका इख्तियार क्या है? आप उम्मीदवारों को पाबंद करें, सियासी जमातों को पाबंद करें, मीडिया पर पाबंदी लगाने का इख्तियार कहाँ से आ गया आपके पास? अच्छा, ये फरमाएगा क्या ऐसा होना चाहिए कि गैर सरकारी नताइज ना बताए जाएं? देखिए, ये भी प्रोग्रेसिव रिजल्ट्स जो आते रहते हैं हम लोग देते हैं जी। और ये अमूमन वही होते हैं। मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है कि हर पोलिंग स्टेशन पर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है जिन वोटों पे दस्तखत करता है वो हमारे नुमाइंदे लेते हैं और वो देते हैं। वो असल में तो इलेक्शन कमीशन कहेगा, वो कंपाइल नहीं करते, हम पहले सुना देते हैं जी। इतना फ़र्क है। लेकिन जो हम देते हैं रिजल्ट वो अमूमन इलेक्शन कमीशन ही के इंतज़ामी मशीनरी का होता है, वो हम अपनी तरफ से बनाते हैं। अगर ऐसा कोई ज़ाब्ता अखलाक नाफिज होता है, उस पर अमल भी हो सकेगा? मीडिया तो नहीं कर पाएगा जी। मैंने पहले कहा कि हमारे बहुत से प्रोफेशनल जो राइट है जी। वो इसमें सलब होते हैं। हम तो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, हम अपनी जो हमारा अपना फोरम है, मुख्तलिफ एडिटर्स के हैं, CPNE है, दीगर फोरम हैं, हम तो तंजीमें हैं, हमारी सहाफ़ियों की तंजीमें हैं, एडिटर्स की तंजीमें हैं, हम सब मिलकर इस सिलसिले में जद्दोजहद करेंगे और इलेक्शन कमीशन को समझाने की कोशिश करेंगे सही कि अपने अपने फ़राइज़ को देखिए, हमें अपने फ़राइज़ की हद तक रहने दें, आप अपने फ़राइज़ की हद तक रहें, हमारे मामलात में आप मुदाखलत न करें, हम आपके मामलात में साहब, अब जबकि मीडिया के लिए पहले ही कवानीन मौजूद है, नया ज़ाब्ता अखलाक लाना इलेक्शन कमीशन की जानिब से, क्या ये इख्तियारात से तजावुज़ नहीं? ये मैं पहले ही अर्ज़ कर चुका हूँ कि हमारे लिए जो भी कोई रेगुलेशन बनते हैं, जिन कवानीन के हम पाबंद हैं, जो हमारे लिए इंतज़ामिया और हुकूमतों के बनाए हुए जो इहाते हैं या वो हदूद हैं, वो पहले से मुतय्यन हैं। उनके लिए कवानीन भी मौजूद हैं, उनके लिए इदारे मौजूद हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री मौजूद है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तक भी मौजूद है। तो वो सब मुख्तलिफ कवानीन के ज़रिए इसको कहना चाहिए कि एक उसका सिस्टम बनाते हैं, सिस्टम इस मीडिया को चलाने का, वो मौजूद है। अब इलेक्शन कमीशन किस लॉ के तहत, किस कानून के तहत? बहुत बहुत शुक्रिया नज़ीर नियाज़ी साहब, ग्रुप एडिटर रोजनामा दुनिया, जिनका ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन की ये कोशिश कि मीडिया को महदूद किया जाए ये दुरुस्त नहीं है। ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद मिलेंगे इस स्टोरी के साथ। लगता है कि पीपल्स पार्टी के पास अब कोई इंतखाबी नारा नहीं बचा। भूख हड़ताली कैंप अपने ही खिलाफ लगा बैठी। सुबहान अल्लाह। आज पीपल्स पार्टी के अरकान ने पंजाब और सिंध असम्बली के बाहर भूख हड़ताल की। पीपल्स पार्टी के अरकान ने पंजाब असम्बली ऐवान की बजाय असम्बली के अहाते में बैठे और असगर खान केस में शरीफ बरादरान से रिकवरी के लिए नारे लगाते रहे। यही मंजर सिंध असम्बली के बाहर भी नजर आया, जहां अरकान असम्बली का कहना था कि असगर खान केस में सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी, नैब और इलेक्शन कमीशन शरीफ बरादरान से रिकवरी करते हुए उन्हें आर्टिकल 62 और 63 के तहत नाअहल करार दिलवाएं। अरकान असम्बली का यह मुतालबा सुनकर उनके भोलपन को दाद देने को जी चाहता है, जो अपनी ही हुकूमत के खिलाफ खाना पीना छोड़े बैठे रहे।
अगर ऐसा नहीं तो फिर ये हड़ताल क्या सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है? अगर इसके खिलाफ नहीं तो क्या सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ या फिर उन इदारों के खिलाफ जो इन्हीं की मातहती में काम करते हैं? सुप्रीम कोर्ट को तो असगर खान केस का फैसला 8 नवंबर 2012 को सुना चुकी। इस फैसले पर अमल दरामद तो बहरहाल पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने ही करवाना था, लेकिन नहीं करवाया। यह भी हकीकत है कि अयूब खान हो या फिर ज़ियाउल हक और मुशर्रफ, हर आमरीत के बाद इख्तिदार पीपल्स पार्टी की झोली में ही गिरा, लेकिन इसने किसी भी आमिर के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई नहीं की। इसका जवाब भी पीपल्स पार्टी को देना होगा कि आमिर परवेज मुशर्रफ को गार्ड ऑफ ऑनर क्यों दिया गया। लगता है इंतखाबात का मैदान सर करने के लिए पीपल्स पार्टी के पास अब कोई नारा नहीं बचा, इसलिए अब वो ऐसी भूख हड़तालें कर रही है। पीपल्स पार्टी ने रोटी, कपड़ा और मकान का नारा लगाकर 70 की दहाई में आवाम के दिल जीत लिए थे, जिसके बाद गरीब आवाम ने 5 बार पीपल्स पार्टी को इख्तिदार के ऐवानों तक पहुंचा दिया, मगर उनकी किस्मत ना बदल सकी। आज सदर ममलकत के कोऑर्डिनेटर नवीद चौधरी कह रहे थे कि कौन कहता है पीपल्स पार्टी खत्म हो गई? जब तक गरीब है पीपल्स पार्टी खत्म नहीं हो सकती। शायद इसीलिए हुकूमत ने अपने 5 साल में इन गरीबों की किस्मत बदलने की कोशिश ही नहीं की। आज पीपल्स पार्टी अपना मंशूर भी पेश कर दिया। पीपल्स पार्टी के 4 दहाइयों से ज्यादा पर मुश्तमिल सियासी सफर में इसके रोटी, कपड़ा, मकान के नारे में अब तालीम, सेहत और रोजगार का भी इजाफा हो गया है, जबकि भावलपुर, जनूबी पंजाब सूबा बनाने और कम अज कम उजरत 18,000 रुपए करने की बात भी की गई है। मगर सवाल यह है कि 5 साल में वो ऐसा क्यों ना कर सकी? अब इसके अरकान जो मुतालबे लिए भूख हड़ताल कर रहे हैं, इन्हें 5 माह मिले, इनकी हुकूमत ने अदालती फैसले पर अमल दरामद क्यों ना करवाया? इन सब सवालों के जवाब लेंगे पीपल्स पार्टी के रहनुमा इमदाद पत्ताफी से। इमदाद पत्ताफी साहब, सबसे पहले तो ये बताएं, आपने धरना खत्म क्यों कर दिया? जी, हमने धरना इसलिए ख़त्म किया कि आज चीफ मिनिस्टर साहब आए थे। 2 दिन पहले हमने ये बात असेंबली के फ्लोर पे कही थी, क्योंकि मैं पहले भी अर्ज कर चुका कि हमें हमेशा अब शिकायत सुप्रीम कोर्ट से भी और अपनी फेडरल गवर्नमेंट से भी, और हमें शिकायत इस तरह हमने वहाँ असेंबली में अर्ज किया कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने माशाल्लाह वह सुप्रीम है, तो उसने हमेशा ये कहा कि हम फैसला भी करते हैं और फैसले पे अमल करवाना भी जानते हैं। तो आपने देखा कि एनआरओ के इशू पे, एनआरओ में एक्चुअल हजारों केसेस थे, कोई 1, 2, 10 केस नहीं थे। एनआरओ में उन्होंने सिर्फ सिलेक्ट एक केस ही किया जो स्विस केस में था, और हमने कोर्ट में बता दिया कि भाई प्रेसिडेंट साहब को इम्यूनिटी हासिल है। उसके बावजूद एक प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई कर दिया, दूसरे प्राइम मिनिस्टर को कोर्ट में चक्कर लगवाए, और उन्होंने चेंबर में बिठा के अपने मतलब का और जिस तरह उन्होंने बोला वही खत लिखवाया, तो हुज्जत जो भी थी उसमें पूरी की। तो इस केस में क्या बात थी कि चीफ जस्टिस साहब ने डिसीजन तो लिया, इस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए कहीं हमने कोई सीरियसनेस नहीं देखी सुप्रीम कोर्ट की या देखिए अमल दरामद। पताफी साहब, अमल दरामद सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, उसका काम है तशरीह करना, फैसले देना। अमल दरामद तो हुकूमत ने करवाना था, विफाकी हुकूमत के खिलाफ था धरना, FIA से करवाएं। ये गाजी साहब, ये एक तो आपने देखा कि स्विस केस में तो नजर नहीं आया, स्विस केस में तो बिल्कुल बिहेवियर चेंज था, और हमें किस तरह हमने सफर किया, हमारे प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, दूसरे प्राइम मिनिस्टर को बुलाया गया। खत सुप्रीम कोर्ट ने तो नहीं लिखा ना, खत तो विफाकी हुकूमत की जानिब से लिखा गया, वज़ारत कानून ने भिजवाया, खत लिखवाया सुप्रीम कोर्ट ने। तो हमने कहा कि हमने इसी बात को हम असेंबली में लेके गए, क्योंकि 90 में ये प्रॉब्लम हुई थी। 90 में देखिए इस्लाम में है कि पैसे देने वाला पैसे लेने वाला, नहीं लिखा जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने लिखवाया, चले मान भी लें। अब तो आप चाहते हैं ये काम हो, ये इम्प्लीमेंटेशन हो, इसकी अमल दरामद हो, तो आप करवा लें। कौन रुकावट है, कौन रुकावट डाल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट आपको मजबूर करे इस पर अमल दरामद? यही बात हमने असेंबली में उठाई कि भाई क्या इशू है कि इस पे, क्योंकि FI भी आता है, NAB भी आता है, अल्टीमेट इलेक्शन कमीशन भी आता है, तो इशू क्या है हम वो समझना चाहते थे कि किस जगह पे प्रॉब्लम आ रहा है। केस जिस तरह भी डिसीजन आया वो भी अपनी जगह, आपने देखा कि काफी डिस्कस हुआ इस केस पे, काफी उस पर बात भी की कि सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल क्लियर डिसीजन देना था, बट वो नहीं मिला। तो अब क्या होगा? अब क्या होगा? क्योंकि आपकी बातों से लग रहा है कि आप समझते हैं सुप्रीम कोर्ट आपसे पकड़कर काम करवाती है। अब आप क्या सोच रहे हैं, क्या होगा इस केस में? क्योंकि श्री बरादरान का नाम तो था ही नहीं फैसले में, जिनका था, जिन जनरल्स का था, उनके खिलाफ तो कुछ हुआ ही नहीं। तो मेरा ख्याल है जिनके भी नाम है इस केस में, और वो नाम छप चुके हैं, आपने भी पढ़े, हमने भी पढ़े, सबने देखे कि IJ किस तरह बनी, IJ को कौन करा था, वो जो पैसे देने वाले विफाकी हुकूमत ने कोई यकीन दहानी करवाई आपको?
विफाकी हुकूमत की जान से कोई यकीन दहानी मिली? आज चीफ मिनिस्टर साहब आए थे हमारे पास, प्राइम मिनिस्टर से उसकी बात हुई थी, क्योंकि ये थे कि 1 दिन का, 2 दिन का, 10 दिन का काम नहीं, केयर टेकर आए, अगले कोई भी इलेक्ट होके आए, क्योंकि अगर हम इस स्टेप को रोक सकें कि इलेक्शन ना चुराया जाए, ये सबसे बड़ा लोगों का हक ये है कि वो अपना वोट आजादी दे सकें, और जिसको भी वो इलेक्ट करना चाहते हैं वो उनको इलेक्ट करें, वो असेंबली में बैठे, क्योंकि ये आप एक एग्जाम्पल बना दें मुल्क में कि हाँ इस तरह का कोई इस मुल्क में एक्ट हुआ था। दुनिया की तारीख में हमने देखा है कि 100 साल के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया इमदाद मताफी साहब, आपका धरना अब खत्म हो चुका और 5 माह बाद ये कोशिश थी कि असगर खान केस पर अमल दरामद करवाया जाए। बहरहाल देखते हैं इस केस में क्या होता है और इलेक्शन में क्या ये पीपल्स पार्टी का नारा रहता है या नहीं। मोहम्मद उसामा गाजी को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको नफरतों और औलाद के गम से महफूज रखे। अल्लाह हाफ़िज़।